हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम जेएस मिल के व्यूज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि जेएस मिल के क्या विचार थे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेएस मिल का पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल था। वो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे, एक फिलोसोफर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, उसी के साथ साथ एक पॉलिटिशियन थे। वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के एमपी रह चुके हैं। जब मैं जेएस मिल की बात करता हूं तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन किया, उसको एक अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर कई सारे अपने व्यूज दिए हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है। देखो, डेमोक्रेसी जो है वो दो तरह की होती है। डेमोक्रेसी मींस व्हाट? डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब हुआ पीपल, क्रेसी का मतलब हुआ रूल, मतलब रूल बाय पीपल, मतलब लोगों का राज, लोगों का शासन। अब ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोगों का शासन है, ये दो तरह का होता है। एक आ गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक आ गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? लोगों का डायरेक्टली शासन होता है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? लोगों का इनडायरेक्टली शासन होता है। मतलब लोग इनडायरेक्टली रूल करते हैं, मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ के ऊपर रूल करते हैं। देखो, जब मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता हूं, मैंने आपको बताया कि लोग डायरेक्टली शासन करते हैं, डायरेक्टली रूल करते हैं। मतलब जो एक देश होगा और उस देश के लिए जितने भी फैसले लेने हैं, रूल्स बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, उनको लोग खुद डिसाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि विलेज लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वहां पे ग्राम सभाएं होती हैं। तो होता क्या है कि गांव के सारे लोग, जो एल्डर लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और गांव की तरक्की कैसे करनी है उसके लिए फैसले लेते हैं। कहां पे कौन सा पैसा इस्तेमाल किया जाएगा गांव में, कहां पे स्कूल बनाया जाएगा, कहां पे अस्पताल बनाया जाएगा, यह फैसला कौन करता है? गांव के सारे लोग मिलकर करते हैं। यह एक तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसी तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोग डायरेक्टली रूल करते हैं। मतलब वहां पे अपने एमएलए एमपी नहीं चुने जाते हैं और लोग इकट्ठा बैठते हैं सारे, और वो इकट्ठा बैठ के पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और देश के लिए, देश को चलाने के लिए जो है वो फैसले लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में ये क्या पॉसिबल है कि सारे लोग इकट्ठे बैठ सकें और वो फैसले ले सकें और देश को चला सकें? हमारे हिंदुस्तान में तो कोई ऐसी जगह भी नहीं होगी जहां पे 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया जा सके, और लोगों के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो लोग आए और बैठें और फिर फैसले लें। लोगों के पास इतनी समझ भी नहीं, अनपढ़ लोग हैं। तो यहां पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन देते हैं, मतलब अपना नुमाइंदा चुनते हैं और ये कहते हैं कि ये नुमाइंदा हमारे बिहाफ के ऊपर, मतलब हमारा नेतृत्व करेगा कहां पे जाके, पार्लियामेंट के अंदर जाके, या फिर ये नुमाइंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ के ऊपर डिसीजंस लेगा, लॉज बनाएगा, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाएगा और देश को चलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। छोटे देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है, जो छोटा सा देश है जहां के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इकट्ठा बैठ सकते हैं और फैसले ले सकते हैं, लोगों के पास फुर्सत है। लेकिन बड़े बड़े देशों में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी या एमएलए चुन के भेज दिया जाता है और वो एमएलए एमपी जो है लोगों के बिहाफ के ऊपर फैसले लेने का काम करता है। तो डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जाम्पल क्या है? तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है किसी हद तक। और अगर मैं एंशिएंट टाइम्स की बात करूं, मतलब आज से 2000 साल पहले की बात करूं, तो एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता था। हिंदुस्तान के अंदर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, मतलब लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लेवल पे। बट व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आज आपको मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, अमेरिका में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। मतलब मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हो, अपने एमएलए एमपी चुन रहे हो और वो आपके बिहाफ के ऊपर फैसले ले रहे हैं, कानून बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम समझते हैं कि मिल के व्यूज क्या थे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मिल ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया, वो उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते थे। उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ। क्यों सपोर्ट किया जेएस मिल ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का? क्यों मिल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन करते थे? सबसे पहले पीपल्स पार्टिसिपेशन। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। मतलब लोग अपना वोट करते हैं, वोट करने के बाद अपना एमपी या एमएलए चुनते हैं और वो एमपी और एमएलए लोगों के बिहाफ के ऊपर काम करता है। और लोगों को अगर उसका काम पसंद नहीं आता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग डिबेट्स कर सकते हैं।
डिस्कशंस कर सकते हैं, उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और प्रॉपरली अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नजर रखते हैं कि कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहा है। और अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ के ऊपर सही फैसले नहीं ले रहा होता है तो अगली बार उसको इलेक्शन में हरा देते हैं। तो लोगों का पार्टिसिपेशन हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है कि लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, और जब लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो लोग जो है वो रैशनल होते हैं, लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और लोग जो है उनका जो मॉरल अपलिफ्टमेंट भी होता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि लोग जो है वो पॉलिटिक्स में इनर्ज रहते हैं, वो वोट करते हैं, वो एमएलए एमपी के ऊपर नजर रखते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो गलत काम अगर कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन भी किए जाते हैं। इसलिए आम जनता का पार्टिसिपेशन हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है। यह कारण है कि क्यों जेएस मिल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं। दूसरा कारण क्या है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर हमें जो रूलर्स होते हैं, मतलब जो एमपी एमएलए चुने होते हैं, जो नेता चुने होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब वो जवाबदेह होते हैं जनता के प्रति। मतलब अगर वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, अगर जनता के लिए वो काम नहीं करेंगे, अगर जनता को वो आंसरेबल नहीं होंगे तो जनता उनको हरा देगी, जनता उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगी, जनता उनके अगेंस्ट वोट डालेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए वो डरते हैं हारने से, और ये जो हार का डर है उनको अकाउंटेबल बनाता है जनता के प्रति, मतलब उनको जवाबदेह बनाता है जनता के प्रति। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है होल्डिंग एक्टर रिस्पॉन्सिबल टू हिज एक्शंस। उसके बाद प्रिवेंट्स टायरेनी। टायरेनी को प्रिवेंट करती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब टायरेनी क्या होती है? जब 1, 2 या 3 या 4 इंसानों का शासन होता है ना, और उस शासन के अंदर जब वो थोड़े से लोग जो हैं वो पूरे तरीके से अत्याचार करते हैं जनता के ऊपर, अपनी मनमर्जी चलाते हैं जनता के ऊपर, तानाशाही चलाते हैं, उनकी मर्जी अगर करती है तो किसी को गोली मार देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, लोगों को राइट्स नहीं देते हैं और लोगों के ऊपर पूरा टोटल कंट्रोल जो इस्टेब्लिश करते हैं उसको हम टायरेनी कहते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर टायरेनी नहीं हो सकती है। मतलब 2-4 नेता जो हैं वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, लोगों का शोषण नहीं कर सकते हैं, लोगों के ऊपर तानाशाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर कई सारे एमएलए और एमपी चुन के भेजे होते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो सरकार बनाते हैं, इसलिए क्योंकि वो लोग भी जनता के द्वारा चुने होते हैं और उन लोगों को हारने का डर होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहती है जनता के प्रति, इसलिए कभी भी वो पावर का मिसयूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने पावर का मिसयूज किया तो अगली बार उनको जनता जूते मारेगी। उसके बाद गवर्नमेंट बिकम्स मोर एफिशिएंट। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वजह से गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। ज्यादा एफिशिएंट कैसे हो जाती है? देखो, मान लो कि जहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे लोग अपने नुमाइंदे नहीं चुनते हैं और कोई एक शख्स आता है और वो पूरे देश को चलाने लग पड़ता है, वो राजा है, तो क्या राजा को यह पता होगा कि अक्षय ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अक्षय ठाकुर के इलाके में कौन सी प्रॉब्लम है? क्या उस राजा को पता होगा कि हिंदुस्तान के किस कोने में किसकी प्रॉब्लम है? क्या उस राजा को पता होगा कि हिंदुस्तान के किस गांव में बिजली, पानी, सड़क नहीं है? नहीं पता होगा। इसीलिए क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग एमएलए और एमपी चुन के जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाते हैं, और उनको अपने इलाके की समस्याओं का पता होता है। जो समस्याएं वो नेशनल लेवल पे, मतलब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर अंदर उठाते हैं और उन समस्याओं का हल भी निकाला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या समस्या है ये उमर अब्दुल्ला को पता नहीं होगा, लेकिन जब यहां का एमएलए चुन के, जब यहां का बलवंत सिंह मनकोटिया भारतीय जनता पार्टी का एमएलए स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात रखेगा, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को जानता है, तो उस बात को इस असेंबली के अंदर, मतलब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सुना जाएगा, वो सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने आएगी और पूरे के पूरे लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के सामने आएगी। तो इसलिए क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिंग लोकल नॉलेज टू नेशनल डिसीजन मेकिंग। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, वो आपके क्षेत्र की समस्याएं नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, राष्ट्र के लेवल पे लेके जाते हैं, और उन समस्याओं का सल्यूशन भी फाइंड आउट किया जाता है नेशनल लेवल पे। उसके बाद मिल्स कंडीशन फॉर गुड डेमोक्रेसी। अब ये आपको पता चल गया कि मिल ने क्यों सपोर्ट किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। अब मिल्स की कंडीशन क्या है गुड डेमोक्रेसी की? देखो, जेएस मिल जो है वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, ब्लाइंड सपोर्टर नहीं था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। जेएस मिल ये भली भांति जानता था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बिगाड़ी जा सकती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी
गलत तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर भी खामियां हैं, कमियां हैं। ये जेएस मिल अच्छे से जानता था। जेएस मिल ये अच्छे से जानता था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर अगर अनपढ़ जनता वोट देगी तो अनपढ़ जनता शराब, दारू, पैसे के नाम पे वोट देगी। जेएस मिल ये भली भांति जानता था कि जो अनपढ़ लोग हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं देते हैं। और उसकी रिसेंट एग्जांपल क्या है? बिहार की इलेक्शंस। जेएस मिल ये भली भांति जानता था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सप्रेशन कर सकती है। मतलब जो मेजॉरिटी है, जिनकी सरकार बनी है, वो उनका शोषण कर सकते हैं जिनकी सरकार नहीं बनी है, या फिर जो लोग माइनॉरिटी में हैं। इसलिए जेएस मिल ने कई सारी सजेशंस दी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को कैसे सुधारा जा सकता है और एक गुड डेमोक्रेसी को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, एक गुड डेमोक्रेसी कैसे लाई जा सकती है। According to Mill, democracy becomes useless if voters are ignorant. जेएस मिल ने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो यूजलेस हो जाती है, वो किसी काम की नहीं बचती अगर आपका जो वोटर होगा, मतलब वोट देने वाला व्यक्ति जो होगा, अगर वो जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, इग्नोरेंट होगा। क्योंकि अनपढ़ क्या समझेगा, क्या जानेगा कि उसको किसको चुनना है? क्या अनपढ़ ये डिसाइड कर सकता है? क्या जाहिल ये डिसाइड कर सकता है कि उसका अच्छा नेता कौन होगा? अगर कर सकता है तो फिर बिहार के अंदर वो जो एक प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन है और जो जन स्वराज के कैंडिडेट थे, जिनकी किताबें बिहार के बच्चे, बिहार के नौजवान और सारे के सारे वो नौजवान 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, केसी सिन्हा उनका नाम है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनको क्यों हराया? फिर अगर आम जनता ये समझ पाती, अगर जाहिल और अनपढ़ जनता ये समझ पाती कि उनके लिए बेहतर विकल्प कौन है, उनका बेहतर नेता कौन है, तो अनपढ़ जनता बेहतर नेता नहीं समझ पाती है। अनपढ़ जनता को गुमराह कर दिया जाता है दारू के नाम पे, पैसे के नाम पे और साथ ही साथ फ्रीबीज के नाम पे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर अनपढ़ वोटर होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूजलेस हो जाएगी और जो मेजॉरिटी होगी वो माइनॉरिटी का सप्रेशन करेगी। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सप्रेशन करेगी मतलब क्या? मान लो हिंदुस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और यहां पे बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस बेसिस के ऊपर बनी है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बेसिस के ऊपर बनी है क्योंकि वो हिंदुओं का समर्थन करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं हिपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, ये आप खुद एनालाइज कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मेजॉरिटी की सरकार बन जाती है, मतलब 70% इस देश में हिंदू हैं और हिंदू बीजेपी को वोट डालते हैं और बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो क्या मुस्लिम्स के साथ अत्याचार होगा? क्या वो हिंदुओं की सरकार मुस्लिम्स के साथ अत्याचार करेगी? या फिर मान लो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 70% है, तो क्या माइनॉरिटी हिंदू जो कि 30% में है, क्या उनके साथ अत्याचार किया जाएगा? तो वो कहते हैं कि अगर मेजॉरिटी की सरकार बन जाती है तो माइनॉरिटी का सप्रेशन हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। इसलिए वो कई सारे सुधार बताते हैं कैसे गुड डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एजुकेटेड वोटर्स होने चाहिए, एजुकेटेड इलेक्टोरेट होने चाहिए। उन्होंने बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी के पास होना चाहिए। सभी के पास मतलब बिना किसी जाति के, बिना किसी उसका रंग देख के, बिना उसका जेंडर देख के, हर किसी के पास होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट। जो इंसान एडल्ट है, फ्रेंचाइज मतलब वोट, मतलब हर वो व्यक्ति जो अडल्ट है, मतलब जो 18 साल से ऊपर है, या फिर अलग अलग देशों का अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, तो हर व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए, बिना उसकी जात पात देखे, बिना उसका मजहब देखे, बिना उसका रंग देखे, बिना उसकी हाइट देखे, बिना उसका मोटा पतलापन देख के, बिना उसकी शक्ल देख के, बिना उसकी पढ़ाई लिखाई देख के, हर व्यक्ति के पास बराबर का अधिकार होना चाहिए वोट करने का, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात जेएस मिल ने नहीं की। जेएस मिल ने एजुकेट इलेक्टोरेट की बात की, उन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात की। आप ये कह सकते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब उन्होंने ये कहा कि वोट देने का अधिकार जो है वो एजुकेटेड लोगों के पास होना चाहिए, मतलब जो शिक्षित वर्ग है, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास जो है वो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उनका ये मानना है कि पढ़े लिखे लोग ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छे नेता कैसे होते हैं, पढ़े लिखे लोग ही अच्छे नेता चुन पाएंगे। और अगर मास इग्नोरेंस, उन्होंने कहा मास इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, अगर अनपढ़ लोगों ने, जाहिल लोगों ने वोट करना स्टार्ट कर दिए तो वो
किसको चुनेंगे? वो लफंगों को चुनेंगे, वो रेपिस्ट लोगों को चुनेंगे, वो रेपिस्ट लोगों को अपना एमएलए और एमपी बनाएंगे, वो क्रिमिनल लोगों को अपना एमएलए और एमपी बनाएंगे, वो करप्ट लोगों को अपना एमएलए और एमपी बनाएंगे। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के पास ही वोट करने का अधिकार होना चाहिए। लिमिटेड फ्रेंचाइज की उन्होंने बात की, उन्होंने प्लूरल वोटिंग की बात की। उन्होंने कहा कि जो अनपढ़ है उसके पास ठीक है एक वोट होना चाहिए, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसके 2 3 4 वोट होने चाहिए, मतलब उसके पास ज्यादा वोट होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पापा अनपढ़ हैं, तो मेरे पास 4 वोट होंगे, पापा के पास एक ही वोट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे पास प्लूरल वोटिंग का अधिकार है, मतलब क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो द पीपल हु आर हैविंग हायर एजुकेशन शुड गेट एक्स्ट्रा वोट्स। फिर उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह हुआ कि आपकी प्रपोर्शन, आपके वोट के प्रपोर्शन के हिसाब से आपको सीटें मिलेंगी। तो मान लो कि इस देश के अंदर 70% जो है वो वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी को और 30% वोट पड़ा कांग्रेस को, तो 30% सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और 70% सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। मतलब जितने परसेंट आपको वोट पड़ा है उतनी परसेंट सीटें आपको मिलेंगी। तो चाहे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स का वोट 20% था और 20% वोट जो है मुस्लिम्स का ओवेसी को पड़ गया, तो ओवेसी को 20 सीटें मिलेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी होगी उसकी भी रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेगी। सिंपली आप ये समझिए कि मान लो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रही है और जम्मू कश्मीर की इलेक्शन के अंदर जो है वो 90% वोट किसको पड़ता है? मान लो 80% वोट जो है वो एनसी को पड़ता है, एनसी को, और मान लो 10% वोट जो है वो पैंथर्स पार्टी को पड़ता है, JKNPP को, पैंथर्स पार्टी को, और मान लो 10% वोट जो है वो PDP को पड़ता है। तो मान लो कि 10% वोट जो है JKNPP को जो पड़ा है ये सरदारों ने किया है, ये सिख लोगों ने किया है, और एनसी को वोट 80% जो है मुस्लिम्स ने किया है, और PDP को जो है वो 10% वोट जो है वो हिंदुओं ने किया है। तो हिंदुओं को भी 10% सीटें मिलेंगी, सिख लोगों को भी 10% सीटें मिलेंगी, और 80% सीटें किसको मिलेंगी? मुस्लिम्स को मिलेंगी, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगी, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी में लोग हैं, जिनकी कम संख्या है, कम पॉपुलेशन है, कम वोट्स हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कहां पे? लेजिस्लेचर के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून बनाने को तो नेता बनाएंगे, लेकिन उन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन जो है वो क्वालिफाइड ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा, एक्सपर्ट लोगों के द्वारा किया जाएगा। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, KS ऑफिसर, या जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो मैरिट की वजह से उन पोजीशंस पे आए हुए हैं, जो मैरिट के बेसिस पे पोजीशंस को होल्ड करते हैं, वो जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो MLA MP होंगे वो कानून तो बनाएंगे, लेकिन उनको असिस्ट कौन करेगा, उनकी सहायता कौन करेगा, उनको जो है वो पीछे से सहयोग कौन करेगा, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, पॉलिसीज को फ्रेम कौन करेगा, वो करेंगे एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी, मतलब पढ़े लिखे सिविल सर्वेंट्स, IAS अफसर्स, KS अफसर्स, या फिर जो भी आपके ऑफिसर्स हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि गुड डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ये कंडीशंस उन्होंने रखी, ये सब वहां पे होना चाहिए। बेसिकली वो एजुकेटेड इलेक्टोरेट, लिमिटेड फ्रेंचाइज, प्लूरल वोटिंग, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। अब मिल का क्या मॉडल था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को मिल किस तरीके से देखते थे? JS मिल ने कहा कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब हर किसी के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेटेड लोग जो है, एजुकेटेड, उनको जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, मोर प्रेफरेंस। उनको प्लूरल वोटिंग होगी, उनके पास प्लूरल वोटिंग का ऑप्शन होगा, उनके वोट्स ज्यादा होंगे। मतलब प्लूरल वोटिंग की उन्होंने बात की कि एजुकेटेड लोगों को ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए। उसके बाद उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की कि भाई हर व्यक्ति जो है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो एक MLA MP चुना जाएगा, मतलब एक नेता, एक नुमाइंदा चुना जाएगा। एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात की, मैंने बताया आपको कि उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट लोग होने चाहिए जो मेरिट के बेसिस के ऊपर पोजीशंस को होल्ड करते हैं। IAS अफसर, सिविल सर्वेंट्स, मतलब पढ़े लिखे जो है वो ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए या फिर ऑफिसर्स होने चाहिए। उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 3 ऑर्गन्स आते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर नजर रखेंगे। अगर लेजिस्लेचर अपनी औकात से बाहर जाता है तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उसको नहीं जाने देंगे। अगर जुडिशरी अपनी औकात के बाहर जाती है तो उसको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं जाने देंगे। तो तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर नजर रखेंगे। अगर एक ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, मान लो लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, संविधान के खिलाफ है, तो जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, मतलब जुडिशरी ऐसा नहीं होने देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उन्होंने कहा कि
चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब सारे तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक्स रखें, बैलेंस चेक्स रखें, मतलब नजर रखें, और जिससे कि बैलेंस मेंटेन हो। ऐसा ना हो कि एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल बन गया, लेजिस्लेचर ज्यादा पावरफुल बन गया और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कम पावरफुल हो गए। तीनों के बीच में इक्वल पावर या फिर सेम बैलेंस बना रहना चाहिए और चेक्स होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आपको नजर रखनी है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद उन्होंने माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात की कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जो लोग कम संख्या में हैं, उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए, उनके राइट्स की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके राइट्स का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनके पास भी पूरे हक, हकूक, अधिकार होने चाहिए और उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती, कोई किसी तरीके की एक्सप्लॉइटेशन उनकी नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से जेएस मिल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर अपने व्यूज देते हैं, जो हमने यहां पे इलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके आगे हम जेंडर इक्वालिटी को समझेंगे कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जेएस मिल के क्या व्यूज थे। उसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस लेक्चर का पीडीएफ कैसे हासिल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9103113950। इसके ऊपर अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं आपको नोट्स, पीडीएफ्स, ई बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में। और आप अगर चाहें तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब समझते हैं कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर उनका क्या कहना था। तो जब मैं जेएस मिल के व्यूज़ की बात करता हूं कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जेएस मिल के क्या व्यूज़ हैं, देखो जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो जेंडर के आधार पे इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और शोषण नहीं होना चाहिए। मतलब मर्द और औरत के बीच में कोई किसी तरीके का भेदभाव और शोषण नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। मतलब जेंडर के बेसिस के ऊपर इक्वालिटी होनी चाहिए समाज के अंदर। अक्सर क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनको इन्फीरियर समझा जाता है, उनको फिजिकली वीक समझा जाता है, इमोशनली इमेच्योर समझा जाता है, पॉलिटिकली अनसूटेबल समझा जाता है, और ये कहा जाता है कि महिलाएं आधा मर्द होती हैं। ये कहा जाता है कि महिलाओं का उद्देश्य होता है अपने मर्दों की, अपने हस्बैंड की सेवा करना, उसको खुश रखना। इवन कि ये हमारी धार्मिक किताबों के अंदर भी लिखा गया है। तो हिस्टोरिकली हम महिलाओं का शोषण होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जेएस मिल पहले ऐसे लिबरल थिंकर हुए, लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर हुए, आप ये कह सकते हैं, जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी को एडवोकेट किया। उन्होंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और जेंडर के आधार पे कोई किसी तरीके का भेदभाव और शोषण नहीं होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं को कम दिहाड़ी मिलती है और मर्दों को ज़्यादा दिहाड़ी मिलती है। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं को एक घर की चार दीवारी के अंदर ही कन्फाइंड करके रखा जाता है और ये कहा जाता है कि महिलाओं को एक घर से बाहर नहीं निकलना है। उनका काम है अपने मर्द के कपड़े धोना, उनको प्रेस करना, खाना बनाना, घर के घरेलू कामकाज देखना, और जो बाहर की पब्लिक लाइफ है उसमें महिलाओं को एंटर नहीं करना है। अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाओं को ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बैठना नहीं है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम हिस्ट्री हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। और चाहे जितने भी हमारे पास अभी इस टाइम पे कई सारे हम देखते हैं कि लड़के हैं या फिर आज का जो नौजवान वर्ग है या फिर जो मर्द समाज है, वो ये मानते हैं कि नहीं, आज वो वाला सिस्टम नहीं रहा, तू बड़ा फेमिनिस्ट बन रहा है, सूडो फेमिनिस्ट बन रहा है और तू महिलाओं की बड़ी बात कर रहा है। आज महिलाएं मर्दों का शोषण कर रही है, चाहे वो एलिमोनी के नाम पे हो या अलग अलग चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर आप अल्टीमेटली अगर नज़दीक जाके देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आज भी महिलाओं की कंडीशन बदतर है, आज भी महिलाओं का शोषण होता है। हाँ, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कानून का मिसयूज़ करती हैं और अपने फ़ायदे के लिए जो है वो कानून का मिसयूज़ करती हैं और एक गलत तरीके से काम करती हैं। बट अल्टीमेटली एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो आप जिसको कहते हैं, जो महिलाओं का सेक्शन है, 50% महिलाएं हैं पूरी दुनिया के अंदर ऑन एन एवरेज, और उन महिलाओं का शोषण आज भी हमें देखने को मिलता है। आप जस्ट अपने पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिए, अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर देख लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर टोटल हमारे पास 543 एमपीज़ हैं और उसमें से महिलाएं कितनी हैं? सिर्फ 12% महिलाएं हैं। और पॉपुलेशन कितनी है महिलाओं की? 50% है। तो 50% रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है पार्लियामेंट के अंदर? आप स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने आप को कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक महिला कैंडिडेट को टिकट दी थी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, शगुन परियार को, जो कि जीत के एमएलए वहां पे बन भी गई। तो आप ये समझ सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात कर लीजिए, कहीं पे भी 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। या फिर आप ऐसे
देख लीजिए किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, चाहे घर के अंदर हो, डाउरी के नाम पे, ससुराल के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ जगह पे महिलाएं अपने जो राइट्स हैं उनका मिसयूज करती हैं, जो उनके फेवर में कानून है उनका मिसयूज करती हैं, वो एक्सेप्टेबल है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट और एडवोकेट करने की कोशिश की जे.एस. मिल ने। ही वॉज फर्स्ट लिबरल थिंकर, फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर, आप ये कह सकते हैं पहला लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर था जिसने जेंडर इक्वालिटी की बात की, जिसने महिलाओं के वोट के अधिकार की बात की, और उसने किताब लिख डाली। उस किताब का नाम था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। 1869 में उसने किताब लिखी जिसके अंदर वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। वो कह रहा है कि महिलाओं के पास पूरी बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। मर्द के पास भी वोट का अधिकार, महिलाओं के पास भी वोट का अधिकार होना चाहिए, जो कि उस वक्त नहीं होता था। महिलाओं के पास वोट का अधिकार सिर्फ मर्दों के पास होता था, राइट। उस वक्त महिलाओं को नौकर समझा जाता था, और मतलब जब एक महिला शादी करती थी तो उस महिला को नौकर समझा जाता था। एक मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप होता था हस्बैंड और वाइफ के बीच में। हस्बैंड मास्टर है और वाइफ जो है स्लेव है, गुलाम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जे.एस. मिल के आने के बाद, जे.एस. मिल के विचारों के बाद एक लिबरल फेमिनिस्ट स्ट्रीम स्टार्ट हुई और पूरा का पूरा एक फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आप ये कह सकते हैं। तो जे.एस. मिल ने ही ओरिजिनेट किया है ये जो फेमिनिस्ट स्पेक्ट्रम था पूरे के पूरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जे.एस. मिल ने किस तरीके से स्ट्रांगली एडवोकेट किया है जेंडर इक्वालिटी को। अब जेंडर इक्वालिटी को क्यों जे.एस. मिल जो है वो सपोर्ट करते हैं और क्यों वो जेंडर इक्वालिटी चाहते थे। सबसे पहले उनका ये मानना था कि इनइक्वालिटी इज बेस्ड ऑन फोर्स नॉट लॉजिक। जे.एस. मिल कहते थे कि हिस्ट्री से ही हमने ये मान के बैठे हैं कि मर्द ताकतवर होते हैं, मर्द फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और महिलाएं कमजोर होती हैं, और महिलाएं मर्दों के मुकाबले जो है वो काम नहीं कर सकती हैं। इस चीज के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हमने मर्दों को फिजिकली स्ट्रांग माना है। हम ये कहते हैं कि जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती है। हम ये कहते हैं कि मर्द ही पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकता है, मर्द ही पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, मर्द ही नौकरी कर सकता है, मर्द ही सब कुछ कर सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। इसके पीछे का कोई लॉजिक, कोई तर्क है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल बायस है जो हमने अपने दिमाग के अंदर बिठा दिया है। ये एक तरीके का एक नॉर्म है जो हमने अपने दिमाग के अंदर जो है वो बिल्ड किया है। जे.एस. मिल कहते हैं कि नो वन कैन जज वुमेन्स एबिलिटी विदाउट गिविंग देम फ्रीडम। जे.एस. मिल कहते हैं कि हम एक औरत की एबिलिटी को जज नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको स्वतंत्रता नहीं देंगे, आज़ादी नहीं देंगे। बेसिकली जे.एस. मिल का ये कहना है कि अगर हमें ये जानना है कि औरतों में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है, कितना साहस है और कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, तो हमें उनको आज़ादी देनी पड़ेगी, हमें उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी, हमें उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें उनको पब्लिक लाइफ में लाना होगा, हमें उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन उनका करवाना होगा, हमें उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन प्रमोट करना पड़ेगा, हमें उनको वोटिंग राइट देने पड़ेंगे, हमें उनको प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होंगी। फिर देखना कैसे महिलाएं पायलट बनती हैं, कैसे महिलाएं स्टेट्समैन बनती हैं, कैसे महिलाएं पॉलिटिशियन बनती हैं, कैसे महिलाएं एक बेहतरीन ऑफिसर बनती हैं। लेकिन तुम फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो महिलाओं को, तुम स्वतंत्रता ही नहीं दे रहे हो महिलाओं को। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि महिलाएं जो है वो अपनी एबिलिटी परफॉर्म करें, अपनी एबिलिटी शो करें, अपना पोटेंशियल शो करें, जब आप उनको स्वतंत्रता ही नहीं दे रहे हो। एक हीरा जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, उस हीरे को जब आप मिट्टी के अंदर से निकालोगे नहीं, जब उसको आप तराशोगे नहीं, तो वो हीरा कैसे चमक पाएगा? नहीं तो वो हीरा मिट्टी के अंदर ही रह जाएगा ना। तो हमें मिट्टी के अंदर से उस हीरे को निकालना पड़ेगा, उसको तराशना पड़ेगा, एंड फिर आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी शाइन है, चमक कितनी है। तो वही हिसाब है कि महिलाओं को पहले आज़ादी दो, फिर आपको पता चलेगा कि महिलाओं में कितना पोटेंशियल और कैलिबर है, फिर आपको पता चलेगा कि महिलाएं कितनी आगे जा सकती हैं, कितना बेहतर वो परफॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद जे.एस. मिल कहता है कि वेस्टेड ह्यूमन पोटेंशियल हार्म सोसाइटी। जे.एस. मिल कहता है कि हमने जो ह्यूमन पोटेंशियल है ना उसको वेस्ट कर दिया है। मतलब जे.एस. मिल कहता है कि यार पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन महिलाओं की पॉपुलेशन है, लेकिन आपने आधी पॉपुलेशन का टैलेंट ही वेस्ट कर दिया है। आप उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहे हो। आप एक तरीके का ह्यूमन जो रिसोर्स हमारे पास है उसको आप वेस्ट कर रहे हो, जाया कर रहे हो। आप जब महिलाओं को शिक्षा दोगे, जब आप उनको पब्लिक लाइफ में लाओगे, जब आप उनकी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करोगे, जब आप उनको वोटिंग राइट्स दोगे, जब आप उनको इक्वल राइट्स दोगे, जब आप उनको इक्वल स्टेज दोगे, जब उनको आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोगे, उसके बाद महिलाएं जो हैं वो
कोई पायलट बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई पॉलिटिशियन बनेगी, इससे समाज की बेहतरी ही तो होगी। जब महिलाओं के पास शिक्षा होगी, जब महिलाएं बेहतर होंगी, पायलट इंजीनियर बनेंगी, तो क्या समाज आगे नहीं जाएगा? अगर कोई महिला साइंटिस्ट बन जाएगी, कोई महिला जो है वो कहीं पे राइटर ऑथर बन जाएगी, फिलोसोफर बन जाएगी, तो क्या समाज की प्रोग्रेस होगी ना उससे अल्टीमेटली। अगर कोई महिला कुछ इन्वेंशन कर रही है तो उससे अल्टीमेटली सोसाइटी की ही तो प्रोग्रेस हो रही है। तो अगर आप महिलाओं को सब्जुकेट करके रख रहे हो, उनको ऑप्रेस करके रख रहे हो, उनको आप कुचल के दब के रख रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ह्यूमन पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो, आप समाज का नुकसान कर रहे हो। उसके बाद जेएस मिल ये कहता है कि वुमेन्स मस्ट हैव पॉलिटिकल राइट्स। जेएस मिल बेसिकली पहला एक ऐसा एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो बेसिकली जेएस मिल ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एमपी था। और जेएस मिल पहला ऐसा एमपी था 1867 में जिसने महिलाओं के वोट के अधिकार की बात की। उसने कहा कि महिलाओं के पास भी वोट का अधिकार होना चाहिए, मतलब वुमेन शुड आल्सो हैव राइट टू वोट, उनके पास भी फ्रेंचाइज होना चाहिए। तब तक उस टाइम पे जो है वो महिलाओं के पास कोई वोट का अधिकार नहीं होता था। तो जेएस मिल का ये जो मूव था जिसमें उसने स्ट्रांगली एडवोकेट किया कि महिलाओं के पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए, इट वाज रेवोल्यूशनरी मूव यू कैन से। तो मिल वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश एमपी हु डिमांडेड वुमेन्स राइट टू वोट इन पार्लियामेंट इन 1867। उसके बाद उसने कहा कि मैरिज मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। जो शादी होती है, जो मैरिज होता है, वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उस टाइम पे क्या होता है, महिलाओं को गुलाम समझा जाता था। मतलब महिला जो है वो पति की गुलाम है, महिला जो है वो पति की नौकर है, और उसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है? पति की सेवा करना, पति को खुश रखना, पति के लिए जो उसका हस्बैंड जो है हस्बैंड उसका जो था उसको एज अ मास्टर ट्रीट किया जाता था, और महिला को जो है वो नौकर, स्लेव, गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन जेएस मिल ने ये कहा कि महिलाओं और मर्दों के बीच में बराबरी होनी चाहिए मैरिज के मामले में भी, मतलब शादी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिला को आपने गुलाम बना के रखा हुआ है और जो पति है वो मास्टर बन के बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ये सब कारण थे जिसकी वजह से जेएस मिल जो है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है? जेंडर इक्वालिटी की डिमांड कर रहा है। अब मिल का कंट्रीब्यूशन क्या है फेमिनिज्म में? फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसा आंदोलन और क्रांति है जिसके अंदर बेसिकली महिलाओं के इक्वल राइट्स की बात की जाती है पुरुषों के मुकाबले। ये कहा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों के पास बराबरी के अधिकार होने चाहिए और कोई किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सेक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके लिंग के आधार पे आपके साथ कोई शोषण, भेदभाव, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जेएस मिल पहला फेमिनिस्ट थिंकर है, लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर है। जेएस मिल जो है वो पहला मेजर फिलोसोफर है जिसने वुमेन्स के इक्वालिटी को डिफेंड किया, जिसने वुमेन्स के बराबरी की बात की, लॉजिक का इस्तेमाल करके, तर्क का इस्तेमाल करके उसने बताया कि महिलाओं को क्यों इक्वालिटी मिलनी चाहिए, क्यों जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और उसने राइट्स का इस्तेमाल किया, उसने अधिकारों की बात की। उसी के साथ साथ ही वॉज अ पायनियर हु इन्फ्लुएंस लेटर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, और जो बाकी फिर बाद की फेमिनिस्ट मूवमेंट्स उभर करके आई जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात हुई जोरों शोरों से, जिसमें कहा गया कि जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वुमेन्स और मेंस के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, महिलाओं के पास भी बराबरी के अधिकार होने चाहिए। ये जो लेटर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी ये कहां से इन्फ्लुएंस हुई? जेएस मिल से ही इन्फ्लुएंस हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसने स्ट्रांगली एडवोकेट किया जेंडर इक्वालिटी को और जिसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर भी अपने व्यूज दिए, जिनको हमने डिटेल तरीके से समझने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।